आगे सारे, कोई बच्चा तो नहीं है? एक सेकंड रुक जाओ, हम एक मैसेज कर लूँ बस। चलो, और तुम्हारा यार दोस्त नहीं है बाकी, बस इतने ही है? और नहीं आ रहा कोई? सब बीमार है? बीमार है सब? ओहो, कौन बीमार था? वाह, हेड्स ऑफ टू योर डेडिकेशन। बोलो बोलो, कुछ बात करो, बताओ। मुझसे तो नहीं कहना। अच्छा, अल्कोहल फिनॉल ईथर कंप्लीट करेंगे आज जल्दी से। और आई ट्राई कि नेक्स्ट वीक में 2 क्लास अगर मिल गई ना, तो ऑर्गेनिक के 2 ही चैप्टर बचे हुए हैं तुम लोगों के। एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला और एक शायद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। क्या हो रहा है ये? तो आई ट्राई कि दिवाली के पहले तुम लोग का ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाए एटलीस्ट। ठीक है, चलो। जब भी किसी एलिफेटिक चेन में OH ग्रुप लगा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? अल्कोहलिक ग्रुप। किसी रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच होगा तो फिनॉल। और कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ये अगर बॉन्डिंग सीक्वेंस होगा तो ईथर। ठीक है, अल्कोहल फिनॉल ईथर। इसके अलावा जनरल प्रॉपर्टीज अल्कोहल की जो बताई थी, बेसिक इन नेचर होता है वगैरह वगैरह। इन दोनों का अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करें तो फिनॉक्साइड आयन जो बनेगा ये फिनॉल है। एसिडिक ग्रुप, एसिडिक कैरेक्टर अगर इम्पार्ट कर रहा होता है तो H+ डोनेट करता, तुम भी बेटा आगे ही आ जाओ। H+ डोनेट करता है। अगर ये H+ डोनेट कर देगा तो फिनॉक्साइड आयन बना लेगा। ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन देगा, हाईली स्टेबल होगा। ड्यू टू इट्स इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी, रिलीज ऑफ H+ इज वेरी इजी, देयरफॉर फिनॉल इज हाईली एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये सारी बात कर ली थी। इसके अलावा एडिशनल बात करेंगे, कितने टाइप के होते हैं अल्कोहल्स, पता है किसी को? अल्कोहल्स कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? कुछ भी जो तुम्हें काम का लगता है बोल देना, रुक जाएंगे हम, नोट कर लेना, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, दिस कैन बी डन ऑन 2 क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया क्या होगा? नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, कितने प्रेजेंट है। मोनोहाइड्रिक मतलब कितने OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे? हाइड्रिक। उसके अलावा सेकेंड क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन होगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कितने तरह का होता है? अरे sp3, sp2 और sp, ये 2 तरह के बेसिक क्राइटेरिया होंगे क्लासिफिकेशन के, जिसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तुम्हें वीडियो अवेलेबल हो जाएगी मेरे ख्याल से, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लगता है तो ही नोट करो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही कुछ वर्थ इट लगता है तुम्हें। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स में कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो याद हैं या जो पता है? अभी तक किसका मूवमेंट हो रहा है? अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में कौन कौन सी रिएक्शंस याद हैं? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स में कौन कौन सी रिएक्शंस थी? हाँ, जो पढ़े हो तुम, जो तुम्हें पता है। हाँ, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन,
ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, हाँ, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से। ठीक है, टोटल 4 तरह की सिंथेसिस होंगी। नोट्स है ना सबके पास, तुम लोग के पास ऑलरेडी? ठीक है, फिर क्या हुआ बेटा? तो तुम्हारे पास नहीं है, तुम मेरे से मेरे ये नोट्स ले लेना, जैसे ही क्लास खत्म होगी तुम ये ले लेना मुझसे, ठीक है, ये रख लेना। एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? वाटर का एडिशन। तो हाइड्रेशन में HOH ऐड होगा। अगर सिमेट्रिक एल्कीन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइड्रेशन करा देंगे और अल्कोहल मिल जाएगा, CH2OH, जब सिमेट्रिक एल्कीन है। और अगर अनसिमेट्रिक एल्कीन है, कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर मान लो जो अनइवन एल्कीन है या अनसिमेट्रिक एल्कीन है, वहां पे कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्कोनिकॉफ रूल। क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल? क्या होगा मार्कोनिकॉफ रूल में? ये कह सकते हैं जब हम अल्कोहल बना रहे हैं तो हम क्या ऐड कराएंगे? OH पोर्शन ऐड कराएंगे। तो OH हम वहां पर ऐड करेंगे जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। कोई भी एक अनसिमेट्रिक एल्कीन का एग्जांपल बताओ। मान लेते हैं ये एक अनसिमेट्रिक एल्कीन है, डबल बॉन्ड के एक तरफ कार्बन कार्बन चेन है, डबल बॉन्ड के दूसरी तरफ 3 कार्बन की चेन है। अब यहाँ पर अगर हमें ऐड करना होता OH, तो हम कौन से कार्बन पे ऐड करते? भाई ये वाला बॉन्ड टूट सकता है इधर या उधर कहीं भी, ये वाला बॉन्ड टूटेगा डबल बॉन्ड, और एक तरफ H+ लगना होगा और दूसरी तरफ OH- लगना होगा। तो हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे यहाँ पर? मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे। और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग OH पोर्शन वहां पे जाएगा, उस कार्बन पे अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो अगर इस कार्बन को और इस कार्बन को कंपेयर करो तो किसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? कार्बन A या कार्बन B? कार्बन B के पास। ठीक है, तो एक पॉइंट अगर तुम नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन व्हेन इन केस ऑफ अनसिमेट्रिक एल्कीन follows Markovnikov rule. दूसरा सिंथेसिस का प्रोसीजर कौन सा था? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें B2H6 यूज करते हैं, विच इज अ डाइमर ऑफ BH3। ठीक है, BH3 लगेगा, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे जिससे हमें क्या मिल जाएगा? अल्कोहल मिल जाएगा। यहां पर भी एडिशन एक रूल के अकॉर्डिंग होता है। कौन से रूल के अकॉर्डिंग होता है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के केस में एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन होता है। मार्कोनिकॉव एडिशन के बारे में क्या लिखा है? क्या होता है मार्कोनिकॉव एडिशन? कि OH ग्रुप वहां ऐड होगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन क्या होगा? OH ग्रुप वहां ऐड होगा जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो अभी क्या तुम्हें मिला कि तुम्हारे पास अल्कोहल प्रिपेयर करने के लिए 2 पाथवेज मिले। एक क्या है? एल्कीन का हाइड्रेशन, और दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, दोनों मेथड्स के थ्रू तुम क्या बना सकते हो? अल्कोहल बना सकते हो। डिफरेंस कितना है? जब तुम एल्कीन का हाइड्रेशन करोगे तो मार्कोनिकॉव एडिशन होगा, और अगर तुम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करोगे तो एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन होगा। ठीक है, समझ में आया?
तीसरा मेथड कौन सा था प्रिपरेशन का? रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में बेसिकली हम कौन कौन से कंसीडर करेंगे? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एल्डिहाइड्स के रिडक्शन से क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन्स के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल पता है? नहीं पता है। जो OH ग्रुप है जो डिसाइड कर रहा है कि तुम्हारा गिवन कंपाउंड अल्कोहल है, ये वाला OH है ना, इसके साथ के कार्बन को, कार्बन और OH को एक सर्कल में करो, तीनों कंपाउंड्स के केस में। कम से कम इतना एंटिटी चाहिए तुम्हें अल्कोहल बनाने के लिए, COH इतना होना चाहिए। अब देखो कि ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? एक कार्बन से, तो ये प्राइमरी अल्कोहल। ये 2 कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है। लास्ट क्या था प्रिपरेशन का मेथड? कौन सा? नहीं, ये वाला हटा दो कार्बन, अब है सेकेंडरी, 2 कार्बन से अटैच है। ठीक है। लास्ट प्रिपरेशन मेथड कौन सा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड का भी रिडक्शन होता है, बट हम कार्बोनिल कंपाउंड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड को कंसीडर नहीं करते। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करने के बाद अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें तो हमें क्या मिल जाएंगे? अल्कोहलिक कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे कराने पर मिलते हैं अल्कोहल्स? अभी तक तुमने अल्कोहल प्रिपेयर करने के लिए 2 तरह के रिएजेंट देखे, एक एल्कीन था और दूसरा था कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो इनमें से किसको यूज करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जिसकी हेल्प से हमें अल्कोहल मिलेगा? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है। कुछ भी एग्जाम्पल ले लो। ये कोई एल्डिहाइड है RCHO, ठीक है, इसके साथ में रिएक्शन कराते हैं किसकी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। इस बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, सिमिलरली। ठीक है। अब इसे ऐड कर दो। O नेगेटिव है तो O के साथ कौन सा पोर्शन ऐड हो जाएगा? MgX जो पॉजिटिव है। और इस कार्बन के साथ क्या ऐड हो जाएगा? R। सेकेंड स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो, इधर H आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा, ये पोर्शन बाहर चला जाएगा, क्या बचेगा? RRCHOH, अ काइंड ऑफ एल्कोहल। ठीक है। तो ये हो गया एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड। एल्कोहल के प्रिपरेशन के बाद फिनॉल का प्रिपरेशन देख लेते हैं। कुछ भी अगर तुम्हारे नोट्स में मिसिंग हो तो ऐड कर लेना, और अगर है तो फिर अच्छी बात है। फिनॉल का प्रिपरेशन कैसे कैसे कर सकते हैं? फिनॉल का प्रिपरेशन कैसे कैसे हो सकता है? एराइल हैलाइड से और क्यूमीन से, बेंजीन से और टोलुइन से। ठीक है। एराइल हैलाइड्स मतलब, एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं?
जब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी हैलोजन अटैच होता है, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, तो उसे हम अराइल हैलाइड कहते हैं। क्यूमीन क्या होता है? बेंजीन का स्ट्रक्चर पता है सबको? अराइल हैलाइड से कैसे बनेगा फिनॉल? अराइल हैलाइड की क्या रिएक्शन कराएंगे? कौन सा सब्स्टिट्यूशन? इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन से कैसे बनेगा? कैसे बनेगा फिनॉल बेंजीन से? कुछ कहीं कुछ चाहिए, क्या हुआ? बैठ जाओ। बेंजीन से कैसे बनेगा? बेंजीन की रिएक्शन अगर हम ओलियम से कराते हैं, क्या मिलेगा हमें? इसका नाम क्या है? बाहर से आ रही है आवाज? टॉलुइन से कैसे बनेगा? NaOH, सॉरी फिनॉल। पढ़ चुके हो यार तुम लोग ये चैप्टर। क्या बोले अब हम? चलो, अरे बुक मत खोलो अभी। क्लास में अगर तुम बुक्स या फ़ोन कुछ भी रेफ़र करोगे ना, तो फिर तुम मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी करोगे कि ये एक एक अक्षर ऐसे नहीं लिखा है, वैसे लिखा है। तो ये घर से करके आओ, एक हफ्ते बाद तो क्लास हो रही है। लास्ट क्लास में यही तो समस्या थी, ये ऐसे नहीं लिखा है, वैसे लिखा है। बताओ, टोलुइन से कैसे बनेगा फिनॉल? यार जब हम बताते हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग इस बात से एग्री करेंगे, एक आध को छोड़ के, तब तुम लोग को उस समय पे सुनने में दिक्कत होती है। सबको आ रहा होता है सब, कि ये भी आता है वो भी आता है। आई गेस ही इज़ एग्रीइंग विद मी। और अब जब हम नहीं बताने के मूड में, हम सिर्फ पूछने के मूड में हैं, तब किसी को कुछ नहीं आता है। तो तुम लोग मुझे पाथवे बता दो कि मैं ये पाथवे मैं अडेप्ट कर लूँ कि मुझे ऐसे करना है। क्या हुआ? अच्छा, मुझे तो लगा था सबसे ज़्यादा तुम्हारा ही प्रिपेयर है केमिस्ट्री। बताओ बालको, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, वो अमोनिया होता है। NaCl, वो NH3 बोला है। वेरी गुड, HNO3। HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। what will be nitrous acid? वो तो नाइट्रिक एसिड हो गया, अभी नाइट्रस एसिड बताना है। ये डिफरेंस है ना स्पेलिंग में, नाइट्रिक और नाइट्रस की। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला सबको याद रहता है ना, HNO3, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब नाइट्रस लगा है तो यू हैव टू -1 एंड द फॉर्मूला विल बी HNO2। ये होता है नाइट्रस एसिड, ठीक है। तो एनिलीन की रिएक्शन किससे कराएंगे? नाइट्रस एसिड से। क्या मिलेगा इंटरमीडिएट स्टेप पे? क्या नाम है इसका? जब हम लोग पढ़ रहे थे अराइल हैलाइड तो हम लोगों ने इसकी बात की थी। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।
और अब क्या कर दो इसकी हाइड्रोलिसिस, क्या मिल जाएगा फिनॉल। तो फिनॉल बनाने के 3 प्रोसेस देख लिए, एक एराइल हैलाइड से देखा अभी, एक बेंजीन से देखा, एक टॉलुइन से देखा। क्यूमीन का क्योंकि स्ट्रक्चर बड़ा बनेगा इसलिए मैंने इरेज करते बाकी के। अब बताओ क्यूमीन से कैसे बनेगा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, कौन सा डेरिवेटिव देता है। पानी पी लो, पानी पी लो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा, एक तरफ फिनॉल मिलेगा और दूसरी तरफ एसीटोन मिल जाएगा। तो अल्कोहल प्रिपेयर करने की हम लोगों ने क्या देख ली, 4 मेथड्स, और फिनॉल प्रिपेयर करने के भी 4 मेथड्स देख लिए। ठीक है, शॉर्ट में नोट करना हो करो, अदरवाइज इट्स अप टू यू। ईथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं ईथर की। आइए आइए, क्या नाम, एक गाना याद आ गया मुझे तो। ईथर का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, कैसे लिखते हैं ईथर का आईयूपीएसी नेम, कैसे लिखते हैं ईथर का आईयूपीएसी नेम। क्या होगा इसका आईयूपीएसी नेम, तो बताओ कैसे, कुछ सबको सीखना है ना बेटा। सही है, ईथर का आईयूपीएसी नेम एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, ऑक्सीजन का वो साइड जिधर नंबर ऑफ कार्बन कम है, ये वाला, इसको हम एल्कोक्सी कहेंगे, और दूसरे वाले को हम एल्केन कहेंगे। तो इधर एक कार्बन है तो मिथॉक्सी प्रोपेन, और अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन होते, क्या नाम होता है इसका आईयूपीएसी नेम, क्या होता है इसका आईयूपीएसी नेम है, कुछ तो बोले हो, क्या बोले हो। क्या होता है इसका आईयूपीएसी नेम, मिथेनॉल, मिथॉक्सी, मीथेन या मिथेनॉल, मिथेनॉल। अरे पूरा नाम बोलो, मीथेन ईथेन प्रोपेन मत करो। जो इसने, मैंने नहीं सुना इसने क्या बोला। हाँ, सेम नंबर ऑफ कार्बन है, मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, इसका क्या नाम होगा ये बता दो, फिर प्रिपरेशन ऑफ ईथर पे चलते हैं। क्या नाम होगा इसका आईयूपीएसी, कहाँ खोए हो। हाँ तुम्ही, तबीयत नहीं सही उसकी, क्या हुआ, किसको, सबको फीवर है। उसे भी उसे तो लग रहा है, खैर मुझे कि तबीयत खराब, बाकी सबकी सही है, कोरोना हुआ है। एक से एक हो। फिनॉक्सी बेंजीन,
यही बता रहे थे। तुम बताया करो, पता है मोस्ट ऑफ द टाइम हेजिटेट होके हम सही जवाब भी नहीं देते हैं, तो गलत होगा ज़्यादा से ज़्यादा ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ये सब मत सोचा करो। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, कैसे होगी ईथर की प्रिपरेशन? क्या हुआ? कुछ हुआ है तो बोल दो, तुम ही जानो। ईथर की प्रिपरेशन कैसे होगी? पहला जो मेथड है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अगर हम कोई भी एल्कोहल लेते हैं, किसी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम बताओ। जो डिहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? वाटर रिमूवल। किसी भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम बताओ। कंसंट्रेटेड H2SO4, गुड। ठीक है, अब यहाँ पर दो कंडीशंस अराइज होती हैं। पहली कि अगर हम हाई टेम्परेचर पे डिहाइड्रेशन करवाएं, और दूसरी कंडीशन की अगर हम लो टेम्परेचर पर डिहाइड्रेशन करवाएं। ठीक है, अब तुम थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझना इस बात को कि तुम्हारे पास भी कंटेनर में अल्कोहल रखा हुआ है, उसमें तुमने कंसंट्रेटेड H2SO4 ड्रॉप वाइज ऐड किया। तुम्हें पता है कि ऑलरेडी वो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा? डिहाइड्रेशन परफॉर्म करेगा। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का रिमूवल। अब उसमें भी तुमने क्या किया? उस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो किस कंडीशन में एक मोर एक्सटेंट ऑफ HOH रिमूवल की पॉसिबिलिटी है? वाटर ज्यादा कहाँ रिलीज होगा? जब H2SO4 डालने के बाद तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे या नहीं बढ़ाओगे? बढ़ा देंगे। तो अगर अल्कोहल से हाई टेम्परेचर पे कंसंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एल्कीन मिलेगा। हमें याद रखना है, अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें अल्कोहल दिया होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया होता है, और रूम टेम्परेचर से ज़्यादा कुछ भी हाई टेम्परेचर या हीट का साइन या टेम्परेचर 573, 723 इस तरह से मेंशन है, तो तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कराओगे तो तुम्हें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ईथर। यहां पर जितने कार्बन का तुम अल्कोहल लोगे, ठीक है, 2n कार्बन का तुम्हें ईथर मिलेगा। अगर यहाँ पे कार्बन नंबर n है तो यहाँ पर जो ईथर मिलेगा उसका कार्बन काउंट कितना होगा? 2n होगा, क्योंकि तुम अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हो। तो इस रिएक्शन की कुछ लिमिटेशन तुम्हें समझ में आई कि इस रिएक्शन को कंडक्ट करा सकते हैं, लेकिन क्या लिमिटेशन है? क्या लिमिटेशन है? वेरी गुड, लो टेम्परेचर चाहिए। दूसरी चीज, किस तरह का अल्कोहल मिलेगा, सॉरी ईथर मिलेगा हमें हर बार? कैसा कैसा मिलेगा? कैसा ईथर मिलेगा हर बार? सिमेट्रिक ईथर मिलेगा। अभी सिमेट्रिक एसिमेट्रिक बताते हैं, ठीक है। मतलब जितने कार्बन नंबर तुमने लिए हैं उसके 2n। अगर तुम ये सोचो कि तुमने 3 कार्बन का अल्कोहल लिया, मान लो, ठीक है, और तुम चाहते हो कि तुम्हें ईथर 5 कार्बन का मिल जाए, एक तरफ 2 ऑक्सीजन ग्रुप लगे हों, दूसरी तरफ 3 लगे हों, तो क्या तुम्हें ऐसा ईथर मिलेगा? यहाँ से नहीं मिलेगा। जितना नंबर ऑफ कार्बन है उसका 2 टाइम्स नंबर ऑफ कार्बन का ही तुम्हें ईथर मिलेगा। ये लिमिटेशन है पहले मेथड की, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। सेकेंड कौन सा मेथड है? बहुत पॉपुलर नेम्ड रिएक्शन है, इरेज कर दे, लिख लो। कुछ कट टू कट की पॉइंट जैसा हो तो ही नोट करो, वरना ये मेरे कोई काम का नहीं है, ये हम दे देंगे तुम लोगों को, आपस में शेयर कर लेना, जो भी करना है करना।
अरे तुम हेड डाउन कर लो, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है तो। हो गया। नेक्स्ट मेथड कौन सा ईथर प्रिपरेशन का? एक नेम रिएक्शन है। क्या होता है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में? क्या रिएक्शन है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस की? हाँ, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट होगा अल्कोहल के सोडियम सॉल्ट के साथ, R-ONA। ठीक है, रिएक्ट करने के बाद सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा, यहाँ से सोडियम निकल गया, यहाँ से हैलोजन निकल गया, क्या बचा? ROR-, ईथर मिल गया। ठीक है, क्या लिमिटेशन है इसकी? क्या लिमिटेशन है इस रिएक्शन की? यहाँ पर हम केवल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर सेकेंडरी या टर्शरी अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? एल्कीन मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, प्रीवियस मेथड में देखा था हमने कि केवल हम सिमेट्रिक एल्कीन का फॉर्मेशन कर पा रहे थे। यहाँ पर हम सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक दोनों तरह की एल्कीन बना सकते हैं, क्योंकि R का जो सोर्स है वो दो अलग अलग कंपाउंड्स है। यहाँ से अगर हम एक कार्बन का एल्काइल हैलाइड ले लें और यहाँ से हम 2 कार्बन का सोडियम सॉल्ट ले लें तो हमें इजीली 3 कार्बन का क्या मिल जाएगा? ईथर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमें अनसिमेट्रिक ईथर फॉर्मेशन करना हो तो व्हाट मेथड विल वी प्रेफर? वी विल प्रेफर विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। समझ में आ रहा है कि पूरा ऊपर से जा रहा है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए, अल्कोहल के 4 देख लिए, फिनॉल के 4 देख लिए और ईथर के 2 देख लिए, जैसे वो लोग नोट कर रहे हैं। अगर किसी और को कुछ नोट करना है तो नोट कर लो। एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर ली थी, हम छोटा सा यही समझा दे रहे हैं, इसे इरेज नहीं कर रहे हैं। अल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में जब बात की थी तो क्या कहा था? कैसा ग्रुप लगा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी और कैसा ग्रुप लगा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। क्या एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी 1 डिग्री में? अच्छा, ठीक है, ठीक है, अपनी जगह तुम सही बता रहे हो। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है सबने? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बहुत दिन हो गए, कितने दिन हो गए? मेरे को 10 साल हो गए, तुम्हें बहुत दिन ही हुए अभी। इरेज करें? अगर हमें, चलो 4-5 मॉलिक्यूल्स बताओ अल्कोहल के, अलग अलग टाइप के बताना, ठीक है? एक कुछ एग्जाम्पल और बता दो। क्या होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ? What will be the increasing order of acidic strength?
बताओ भाई। क्या हो बेटा? ये ठीक है, और कोई? यही है जो उसने बोला? अच्छा देखो, और कुछ बताओ क्या होगा, कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा? ये दोनों में से अगर कुछ है तो ठीक है, वरना कुछ नया है तो वो भी बता सकते हो। DCBA वाला सही है, यही सही है। अरे कंफर्म कौन सा, हम लॉक करके वहाँ KBC खेल रहे हैं? तुम बताओ ये सही है या कोई और सही है? यू डोंट नो? यू नो एनीथिंग? DCAB, ठीक है, मैं खुद चेक कर लेती हूँ। DCAB, वेरी गुड। कैसे पता चलेगा किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है? अल्कोहल की। तो एक काम करो, सबसे पहले अल्कोहल को मार्क कर लो, सर्कल में कर लो। उसके बाद देखो कि अल्कोहल से अटैच्ड ग्रुप कैसा है। डोनेटिंग ग्रुप है CH3, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। बेंजीन रिंग या फिनोलिक कंपाउंड में जो रिंग होती है वो कैसा है इन नेचर? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? विड्रॉइंग। यहां पर CH2 CH3 मतलब दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं? 3। अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है अगर कैसा ग्रुप लगा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां सिर्फ एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट था, B में, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है? B की। उसके बाद तीनों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, जिसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ को उतना ही कम कर देगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कहाँ लगे हुए हैं? D में, तो D की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम। उसके बाद C में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं, A में 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। ये कॉन्सेप्ट तो तुम लोग पढ़ चुके हो मेरे ख्याल से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप वाला पढ़ा है ना? ये कुछ इफेक्ट्स होते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तुम लोगों ने तो पढ़ा होगा। इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट्स। क्या होता है +I -I? कौन से ग्रुप्स होते हैं जो +I इफेक्ट शो करते हैं, कौन से ग्रुप्स होते हैं जो -I इफेक्ट शो करते हैं? बोलो। +I इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। -I, अरे इसका ऑपोजिट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। +M, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर रिंग से अटैच है तो वहां पर टर्म चेंज हो जाता है, +M हो जाता है, और जस्ट ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन रिंग विल कॉल -M इफेक्ट। ठीक है, तो तुम एक सीक्वेंस याद कर लो या नोट कर लो। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, सबसे पहली चीज तुम्हें ये पता है ना कि रिंग की कंडीशन में एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी क्योंकि रिंग का खुद का नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा होगा -M इफेक्ट, मतलब रिंग है और साथ में रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद -I इफेक्ट, चेन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद अगर कोई ऐसा अल्कोहल है जिसके साथ में NO ग्रुप अटैच है, फंक्शनल ग्रुप NO प्रेजेंट है, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी हम याद रखेंगे, वो एक अलग से स्पेसिफिक केस है। उससे कम होगा +I,
चेन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और सबसे कम होगा +m रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये एक सीक्वेंस है एसिडिक स्ट्रेंथ का। कभी कभी जब कंपैरिजन के लिए क्वेश्चन आ जाता है उस केस में तुम्हें बस याद रखना है, ठीक है। तो अल्कोहल की ये एक प्रॉपर्टी थी एसिडिक स्ट्रेंथ। नोट करना हो तो नोट कर लो, वरना मैं को बता दूं, मैं क्लियर मार दूं सीधे। ये होता है अल्कोहल का स्ट्रक्चर ROH, जो बेसिक जनरल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ आई है ये कौन से बॉन्ड की ब्रेकिंग से आई है? RO बॉन्ड ब्रेकिंग या OH बॉन्ड की ब्रेकिंग? एक बॉन्ड है बॉन्ड A और एक बॉन्ड है बॉन्ड B। अल्कोहल में दो बॉन्ड होते हैं, एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड और दूसरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड। CH3OH का स्ट्रक्चर ही मान लो, कुछ भी जनरल सा अज्यूम कर लो। प्रॉपर्टी जिसकी अभी हमने बात की है, कौन सा बॉन्ड क्लीवेज है जिसकी वजह से ये एसिडिक कैरेक्टर इम्पार्ट करेगा? हाँ, OH बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। अगली रिएक्शन जो हम बताने जा रहे हैं वो भी OH बॉन्ड क्लीवेज पर ही बेस्ड है। तो एक पॉइंट चाहे तो नोट कर सकते हो, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड esterification reactions both are O-H bond cleavage type of reactions। क्या हुआ, क्या बोला था मैंने? Acidic strength of alcohol and esterification reactions are OH bond cleavage, अरे यार मैं खुद भूल गया, क्या बोला था, फिर से बोलो। And esterification reactions are OH bond cleavage type of reactions। Reactions are OH bond cleavage type of reactions, ठीक। चलो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन जो है, मतलब जो अभी फर्स्ट कैटेगरी है हमारी, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की थी हमने, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। क्या समझ में आ रहा है इस नाम से? एस्टरीफिकेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स। किसकी हेल्प से? अल्कोहल की हेल्प से। एक अल्कोहल ले लो भी, साथ में ले लो एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एक अल्कोहल है, उसके साथ में एक कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम थोड़ा सा घुमा के लिखने वाले हैं, पलटकर, ठीक है। क्या रिमूव कर दे यहां से? वाटर रिमूव कर देंगे, क्या मिल जाएगा? एक रिएक्शन लिखो, CH3OD, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ना ड्यूटीरियम, CH3OD प्लस CT3COOH, इट इज ट्रिटियम, हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप, ठीक है। इन दोनों की रिएक्शन कराओ जरा, प्रोडक्ट बताना तो मेरे को, क्या प्रोडक्ट बन रहा है?
ईस्टर तो बनेगा, हमें ही पता है उसका नाम क्या होगा। सब पूरी क्लास को इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ईस्टर बनेगा। पेंसिल चलाई किसी ने कॉपी पे, तो आ जाएगा आंसर, इतना मुश्किल असंभव नहीं है। आगे ये बनेगा। अच्छा ये बनेगा। किसी और का कोई और प्रोडक्ट बना है क्या? क्या बना है बताओ, गलत सही कुछ भी। क्या होगा? और किसी का कुछ और? क्या बना? यही बना या कुछ और बना? बना ही नहीं। अरे ये सही की गलत है ये बता दो। सही लग रहा है क्योंकि कोई दूसरा जवाब है नहीं देने के लिए। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। नहीं नहीं नहीं, मॉर्निंग है अभी। अरे बस, इट्स नॉट वर्थ डिस्कसिंग। ये जो कंपाउंड बना है ये सही बना है कि गलत बना है? हाँ ये ड्यूटीरियम है, हाइड्रोजन की जगह हमने यूज़ किया है। और ये ट्रीटियम है, ये भी हमने हाइड्रोजन की जगह यूज़ किया है। अब बता दो। ठीक। हाँ निकालो वाटर, बनाओ क्या बना, बनाओ। क्या? क्या बना? शाबाश। DHO वाटर है। ये क्या है? ये भी वाटर है। ये क्या है? ये भी वाटर है। बस करिए प्रभु, इसका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है सही किया है इसने। ठीक है, मेरे को सिर्फ ये चेक करना था कि तुम में से कौन सा ऑक्सीजन या कौन सा हाइड्रोजन तुम लोग रिमूव करते हो, इसके लिए मैंने ये T और D चेंज किए थे। ठीक है, अल्कोहल में दूसरा बॉन्ड कौन सा होता है जो ब्रेक हो सकता है, जिसकी वजह से रिएक्शन हो सकती है? R और O का बॉन्ड। ठीक है, OH बॉन्ड क्लीवेज की वजह से दो चीजें देखी, एक एसिडिफिकेशन और एक एस्टरिफिकेशन। अभी तुम यहीं से नाव में चढ़ो, जितना समझ में आता है उतना। ठीक है, अब क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करने की वजह से कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो हो सकती हैं? पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है ल्यूकास टेस्ट। केमिस्ट्री लैब सभी गए होंगे स्कूल में, तो जब तुम लोग अभी ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री लैब होगे तो वहाँ पे तुम्हें जाता है और तुम्हें आइडेंटिफाई करना होता है के फॉर्मूला क्या है। तो हम क्या करते हैं, पहले फंक्शनल ग्रुप, तो तुम लोगों ने 12th में ही सीख लिया होगा फंक्शनल ग्रुप टेस्ट करना, वहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसके बाद अगर तुम्हें आइडेंटिफाई करना रहा कि तुम्हारा गिवन एल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, उसके लिए कौन सा टेस्ट काम आता है? ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट में स्पेसिफिक जो रिएजेंट यूज होता है उसका नाम भी क्या है? ल्यूकास रिएजेंट। क्या है ल्यूकास रिएजेंट? ल्यूकास रिएजेंट क्या है?
जिंक क्लोराइड प्लस HCl। ठीक है, अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में से बल्कि अल्कोहल कौन सा होगा? बल्कि अल्कोहल कौन सा होगा? कौन सा होगा बल्कि अल्कोहल? टर्शरी अल्कोहल। ठीक, ये जो ल्यूकास ल्यूकास टेस्ट में जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो कैटायन होता है। ल्यूकास टेस्ट हैपेंस वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, जितना स्टेबल होगी, मतलब रिएक्शन, ये ध्यान में रखते हो कि अगर हम आगे जाते हैं तो हमें एक स्टेबल कार्बोकेटायन की स्टेट मिल रही है तो वो जल्दी से आगे जाना चाहेगी। तीनों में से कौन सा स्टेट ऐसा है जो कार्बोकेटायन के लिए हाईली स्टेबल होता है? प्राइमरी या टर्शरी? विच कार्बोकेटायन इज मोस्ट? प्राइमरी, प्राइमरी, प्राइमरी। अभी वो शायद बदला कि वही है? प्राइमरी कार्बोकेटायन या सेकेंडरी तो नहीं होगा, टर्शरी कार्बोकेटायन। इसको क्यों बुलवा रहे हो? वेरी गुड, कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल होगा बालकों। कार्बोकेटायन के पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे वो उसके पॉजिटिव चार्ज को उतना ही न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, तो टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल होता है रादर देन सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो अगर हम टर्शरी कार्बोकेटायन को अपने ल्यूकास रिएजेंट के साथ मिक्स करेंगे या अपने टर्शरी अल्कोहल में अगर हम ल्यूकास रिएजेंट ऐड करेंगे तो टेस्ट सबसे जल्दी आता है। इमीडिएटली क्या अपीयर होगी? टर्बिडिटी अपीयर होगी। अपीयरेंस ऑफ टर्बिडिटी अकर्स इन ल्यूकास टेस्ट। कलर चेंज नहीं ऑब्जर्व होता है, टर्बिडिटी आती है। ठीक है, तो अगर किसी अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट डालने के बाद तुरंत टर्बिडिटी आ गई तो मतलब कौन सा अल्कोहल है? टर्शरी। थोड़ी देर के बाद आई तो सेकेंडरी। और प्राइमरी के केस में मोस्टली नहीं आती है टर्बिडिटी, अगर आती है तो हीट करने पर या बहुत टाइम देने के बाद आती है। ठीक, अच्छा, टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन आ जाता है, तुम रखोगे तुम्हें लगेगा हल्का सा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है या धुंधलापन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टर्बिडिटी। कलर चेंज नहीं होता। पक्का? अरे ग्लूकोज घोला है पानी में कभी कभी, जब बहुत ज्यादा अमाउंट में डाल दो तो ऐसा धुंधला सा नहीं लगता है पानी, यू कैन से टर्बिडिटी। ठीक है, पहली रिएक्शन थी, हाँ बोलो, हमसे बोलो। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज की वजह से पहला टेस्ट था ल्यूकास टेस्ट। सेकेंड जो रिएक्शन होगी वो अल्कोहल की रिएक्शन होगी विद PCl5 और PCl3। क्या फॉर्मेशन हो जाएगा अगर अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 या PCl3 से आ रही है? अरे बोल दो ऐसे ही, अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 या PCl3 से हो रही है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या प्रोडक्ट बनेगा? कैसे बनेगा अल्काइल हैलाइड, बताओ। बोला तो तुमने भी है। क्या फॉर्म होगा प्रोडक्ट? हाँ, Cl लग जाएगा, वही अल्काइल हैलाइड है, यही है अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये दूसरी रिएक्शन है जो किसकी वजह से हो रही है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटने की वजह से, तभी ये कार्बन यहाँ से फ्री होगा और फर्दर जा करके Cl से अटैच होकर के अल्काइल हैलाइड बना लेगा। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अभी तुम लोगों ने जब फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा था तो कुछ हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन जैसा टर्म पढ़ा था क्या जब हम फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल की बात कर रहे थे? अरे पन्ना पलट लो भाई, क्या होता है? अल्कोहल के फॉर्मेशन में हाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन कहाँ पढ़ा था? एक स्टेटमेंट में जवाब देना, एक सेंटेंस में ऐसे बताओ।
वेरी गुड। एल्कीन का अगर हाइड्रेशन होगा तो क्या मिलेगा? एल्कोहल। तो अगर अब हम एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? समझ में आया? क्या क्या समझ में आया बताओ? एल्कीन का, हाँ, तो क्या मिलेगा? वेरी गुड। तीनों साथ में ही जाना पेपर देने। एल्कीन के हाइड्रेशन से अल्कोहल मिलेगा और अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्कीन मिल जाएगा। ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है हमारा? कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है। मैक्सिमम केसेस में कंसंट्रेटेड H2SO4 को ही यूज करेंगे हम डिहाइड्रेशन के लिए। इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कराओ, प्रोडक्ट बनाओ। इथेनॉल का, इथेनॉल CH3 CH2 OH। इसका कराना है डिहाइड्रेशन, ये इसका। ए भाई ये तो सबको पता चल गया, एल्कीन बनेगी, 2 कार्बन की एल्कीन बनेगी। कंसंट्रेट H2SO4 क्या रिलीज करेगा? H प्लस, बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर। ये H प्लस कहाँ अटैच हो जाएगा? इस ऑक्सीजन पर। OH2 प्लस बनेगा। ये H2O वाटर के फॉर्म में हाईली स्टेबल है, तो एज इट इज रिमूव हो जाएगा। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में गया है। ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड बनाना है, एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे कार्बन पे कैसा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। उसके लिए H प्लस यहाँ से निकलेगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे। इस कंसंट्रेटेड H2SO4 का जो H प्लस यूज हुआ था पहले स्टेप में, यहाँ से वो H प्लस वापस रिलीज होकर के मिल गया। तो जो हम स्टेटमेंट देते हैं कि कोई भी कैटलिस्ट अगर हम रिएक्शन में यूज कर रहे हैं, दैट विल नॉट बी कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन, इट इज बीइंग प्रूव्ड। ठीक है, कि H प्लस हमारी रिएक्शन में कहीं भी कंज्यूम नहीं हुआ है, यूज हुआ है तो वापस से रीजनरेट हो गया है। अब एक काम करो, पेंटेन टू ऑल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। पेंटेन टू ऑल। चलो स्ट्रक्चर बनाओ इसका, और इसका डिहाइड्रेशन कराना है और प्रोडक्ट बनाना है। आज सबकी तबीयत खराब है। कहाँ कोई तुम लोग साथ में आउट, क्या हो गया है? चलो पेंटेन टूअल का वो कराओ, क्या कराना है? डिहाइड्रेशन कराओ और एल्कीन बनाओ, और एल्कीन बताओ क्या बनी। स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या बनी या क्या क्या बनी? एक ही या मोर देन वन टाइप ऑफ बनी? तो बनी कौन कौन सी? हम्म, नीन। ड्रॉ
कुछ और भी बना? जैसे बता, पिन बना और पेंट वन। नेक्स्ट टाइप, जब तक तुम लोग ये कर रहे हो मैं ऐसे ही बोल दे रहे हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या देंगे? प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज होंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? एल्कोहल बनेगा। चलो पहले यही रिएक्शन करो, फिर मेरे को लगा मेरे को नहीं लिखना पड़ेगा। जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या प्रोडक्ट बना। बताओ। नहीं, आज ही की क्लास में पढ़ा रहे हैं। ब्लेस यू। बताओ बताओ, अगर फॉर्म हुआ है तो बताओ। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में हम जिस कार्बन पर OH लगा होता है उससे OH निकालते हैं, उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं। ठीक है, सिंपल सी इजी सी ट्रिक यही है। पूरा मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जहां भी कहीं OH लगा है वो OH हटा दो, उसके बगल वाले कार्बन से H हटा दो। OH माइनस के फॉर्म में निकलेगा, H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, रिस्पेक्टिवली ऑपोजिट चार्ज होंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इतना इजी मैकेनिज्म है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। जितना मैंने करके दिखाया था वैसा कुछ नहीं करना है। जिस कार्बन पे OH है वहां से OH हटा दो, उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा दो, डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में। अब बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? यही मेरा सवाल है, यही क्वेश्चन मुझे पूछना है कि अगर दो एल्कीन बनेंगी तो हम कौन सी एल्कीन को स्टेबल मानेंगे, विच विल बी मोर स्टेबल? किसके ज्यादा नजदीक होगी? प्रोडक्ट बना किसी का, इसके अलावा किसी का प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ? किसी ने बनाया कुछ? यही आया, आ गया? किसी और का कोई और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ? बना है पहला? हाँ बोल देना, क्वेश्चन भी होंगे इसके बाद। सही है, बन गया सबका? कैसे चेक करेंगे इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है? कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, कौन सा प्रोडक्ट लेस स्टेबल है? या अगर मान लो हमें एग्जामिनेशन में दोनों ऑप्शंस दिए होंगे तो विच ऑप्शन विल वी प्रेफर? पहला वाला। क्यों? देखना पड़ेगा, देखा हुआ है। फोन अ फ्रेंड भी खेल लो तुम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला क्यों सही होगा? क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म, जिधर से कार्बन ज्यादा होंगे। कार्बन तो बेटा बराबर ही है, 5 कार्बन का अगर अल्कोहल है। हा चलो वापस आ जाओ। जो एल्कीन का पोर्शन है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, अगर इतना ही हमारे पास हो तो इट इज सफिशिएंट टू कॉल्ड एन एल्कीन। ये एल्कीन है। अब इस एल्कीन के बगल वाले कार्बन को क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। अल्फा के बाद बीटा आता है। इस कार्बन में कितने अल्फा कार्बन है? इस एल्कीन में सॉरी, एक अल्फा कार्बन है। ऊपर वाले स्ट्रक्चर में कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे? इस स्ट्रक्चर को अगर तुम कंप्लीट करो तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर, किसने बोला है? हाँ, अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे इस स्ट्रक्चर में? 5 होंगे। सही है, थैंक यू। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होंगे 5। सेकेंड स्ट्रक्चर में कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? 2 होंगे। ऐसे केसेस में जब हमारे पास अनसिमेट्रिक या
ऑड नंबर ऑफ कार्बन का एल्कोहल होगा, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम उस एल्कीन को मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे जहां पे अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा। ठीक है, ये एक ट्रिक है या एक की पॉइंट है, इसे नोट कर सकते हो कि जब भी तुम्हारे पास ऐसा कोई भी एल्कोहल हो जहां तुम्हें ये ना पता हो कि हमें H कहाँ से रिमूव करना है, कौन सा एल्कीन स्टेबल होगा, तो तुम दोनों साइड से H रिमूव करके चेक करो। धीरे धीरे तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम्हें खुद से समझ आने लगेगा। दोनों साइड से H रिमूव करके एल्कीन बनाकर देखेंगे। जब एल्कीन फॉर्म हो जाएगी तो उस एल्कीन को सर्कल में कर लेना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिर्फ इतने पोर्शन को। इसके बगल चेक करना कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं। जितने जिस स्ट्रक्चर में ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे दैट एल्कीन विल बी। ठीक है, ये भी थी CO बॉन्ड क्लीवेज टाइप ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। जब, हाँ बेटा, अच्छा अच्छा, जिसमें 5 कार्बन का एल्कोहल था तुम्हारे पास, ठीक है। अगर हमें एल्कोहल में से एल्कीन बनानी होती है तो एक सिंपल सा तरीका हमारे पास क्या है कि हम OH हटा दें यहाँ से, क्योंकि हमें एल्कीन में एल्कोहलिक ग्रुप का कोई काम नहीं है, और बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा दें, तो हमारे पास 2 कार्बन है बगल बगल। अब हमें कंफ्यूजन है कि एक एल्कीन यहाँ बन सकती है और एक एल्कीन यहाँ बन सकती है, तो हमें कौन सी एल्कीन बनानी है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया, दोनों साइड के हाइड्रोजन हटाकर देखें। जब यहाँ का हाइड्रोजन हटाया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। जब ये वाला हाइड्रोजन हटाया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। अब हमें नहीं पता कि कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उसको सर्कल में करेंगे, उसके बगल जो कार्बन आएगा डबल बॉन्डिंग के जस्ट बगल वाला, दैट विल बी अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं उन्हें कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। दोनों स्ट्रक्चर्स में अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके देख लिए, जिस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। मतलब अगर एग्जाम में तुम्हें ये 2 क्वेश्चंस दिए होते हैं और तुम्हें बोला जाता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा, तो मेजर प्रोडक्ट तुम्हारा पहला वाला होगा जहां पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के केस में। ठीक है, हाइड्रेशन के केस में बेटा एल्कीन से एल्कोहल बनता है, सिर्फ तुम्हें OH ऐड कर देना है ला करके। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। जब तुम प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्या तुमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन जैसा कोई टर्म पढ़ा था? वाइल सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल, जब सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे थे, अगर तुमने नोट किया है तो तुम्हारे पास होगा कहीं ना कहीं। सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल में रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कुछ था क्या? चेक करो। कौन से कंपाउंड के रिडक्शन से अल्कोहल मिलता है? वेरी गुड। कार्बोनिल कंपाउंड्स का अगर रिडक्शन होता है तो क्या मिलता है? एल्कोहल। अब अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा? कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा? प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा? ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से? तुम अपना आंसर खुद दो, उसे भी सीखने दो क्लास में। नहीं, सेम बात नहीं है, अपने अपना पेपर अपने अपने हिसाब से दे लो बेटा। सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा? चलो लिखो, फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला? फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? यार कोई बात नहीं, ये इनका ऑक्सीडेशन कराते चलना, ठीक है? प्रोडक्ट बताना मुझे बाद में।
तरह के अल्कोहल होंगे ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है। चलो अब ऑक्सीडेशन करा के प्रोडक्ट बताते जाओ। आई अप्रिशिएट अगर तुम में से ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करते हैं, वरना वही 2-4 जवाब आते हैं घूम फिर के। फर्स्ट केस में क्या बनेगा प्रोडक्ट? अटेम्प्ट है तुम करो, खाली उनसे ना करवाओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पता ही है सबको, अल्कोहलिक KMnO4 और PCC, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह यूज हो सकते हैं। अरे तुम डायरेक्ट KMnO4 ऐसे ही ले लो, एक्वस KMnO4 ले लो, सोल्यूशन ऑफ KMnO4 ले लो, CrO3 ले लो, PCC ले लो। चलो अब रिएक्शन कराओ और प्रोडक्ट बताओ। क्या बनेगा? CH2O। और किसी का? ठीक है, मतलब यू आर ट्राइंग टू से HCHO। ठीक है, CHO। सेकेंड में क्या बनेगा? कोई तुम्हारा नो कमेंट्स। थर्ड केस में क्या बनेगा? थर्ड हम एलिमिनेट कर दे रहे हैं। टर्शरी जो अल्कोहल्स होते हैं, कहाँ? यहाँ। टर्शरी अल्कोहल जो होते हैं उनके ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता, उनका ऑक्सीडेशन एक ही केस में होता है, जब हम कॉपर मेटल के साथ हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता है हमें वो एल्कीन मिलता है। ठीक है, तो इस पोर्शन को एलिमिनेट कर दो। अब तुम फर्स्ट और सेकंड में से बताओ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो तुम्हें कंफ्यूजन हुआ है ठीक है अपनी जगह। किसमें बेटा? और एक ये टोटल 3 एग्जाम्पल है, 3 का बता दो। हाँ तुमने क्या बताया, क्या बनेगा, कौन सा कीटोन बनेगा? अरे पूरा फॉर्मूला बोल दो एक लाइन से, जो भी कंपाउंड का तुम्हारे स्ट्रक्चर है पूरा बोलो। CH3। हाँ ठीक है, इसमें क्या बनेगा? इसमें पहले वाले में क्या? इसमें ये तो तुमने यहां भी बनाया है CH3CHO। फर्स्ट केस में क्या फॉर्म होगा CH3OH के केस में? बेटा CHO अपने आप में कोई कंपाउंड नहीं है, वो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप है, HCHO फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, प्राइमरी एल्डिहाइड ऑफ, प्राइमरी अल्कोहल ऑफ 1 कार्बन। ठीक, HCHO फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। ये भी क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है? ये प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है, तो ऑक्सीडाइज होकर के क्या देगा? एल्डिहाइड कीटोन एल्डिहाइड देगा। कितने कार्बन का एल्डिहाइड देगा? 2 कार्बन का। तो कौन सा एल्डिहाइड बनेगा? एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO। ये क्या है जो बीच में लिखा हुआ है, कौन सा टाइप ऑफ अल्कोहल है, प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या देते हैं? कीटोन देते हैं। तो ये जो तुमने बताया था ये गलत था। ठीक है, टोटल यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन का कीटोन कौन सा होता है? एसीटोन, CH3COCH3। तो एक सिंपल सी लाइन लिख लो, प्राइमरी अल्कोहल जब भी ऑक्सीडाइज हो क्या देंगे? एल्डिहाइड। और सेकेंडरी अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज होंगे तो क्या देंगे? कीटोन्स।
टर्शरी बताया, तो टर्शरी अल्कोहल नॉर्मल कंडीशंस में ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, वो ऑक्सीडाइज होते हैं जब कॉपर और हाई टेम्परेचर होता है, मतलब कॉपर मेटल के साथ हीट करने पर इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, और वहाँ पर एलिमिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन होती है और एल्कीन जनरेट होता है। ठीक है, इरेज कर दें, इरेज कर दें। अब तुम नेक्स्ट क्लास से यहाँ बैठोगे और तुम वहीं बैठोगे। अरे 2 घंटे तपस्या करो, पढ़ाई कैसे की जाती है एसी में? हाँ ये सही है, इसको ही हटा देते हैं। अरे दुख हो गया भाई। फिनॉल कैसे ग्रुप होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग? ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस पता है सबको? एक बार बताते हैं। पहले से मान लो बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है ऑलरेडी, ए, जैसे कि फिनॉल इस केस में, ठीक है। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? इस रिंग पे ग्रुप अटैच करने के कई ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि हम कोई दूसरा ग्रुप लाएं और ए के जस्ट बगल की पोजीशंस पे अटैच कर दें, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? हम कहाँ अटैच कर सकते हैं? यहाँ अटैच कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है? यहाँ अटैच कर सकते हैं। ऑर्थो मेटा और पैरा इटसेल्फ कुछ नहीं है। अगर मैं तुम्हें सिर्फ इस स्ट्रक्चर में पूछूं तो यहाँ पर ऑर्थो मेटा पैरा जैसा कुछ भी नहीं है। ऑर्थो मेटा पैरा इज अ रिलेटिव टर्म, किसी चीज के रिस्पेक्ट में बात की जाती है, किसी ग्रुप के रिलेटिव बात की जाती है। तो ए के रिस्पेक्ट में बात करें, क्योंकि ए मेरा पेरेंट स्ट्रक्चर था, तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर कौन से ग्रुप्स लगे हुए हैं? ए के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन कौन सी है? बी, सी, डी, बी और B1, सी और C1 या डी? ऑर्थो पोजीशन कौन सी है? अरे ए बी सी डी लिखा है, इसमें से बताओ। सब हम ही बता, अच्छा वो हमसे पूछ रहे हैं। हाँ मुझे समझ में आ रहा है। बताओ बेटा। ए तो पेरेंट ग्रुप है ना, ए तो मेरा वो फिनॉल है। डी होगा कौन सा पोजीशन? ऑर्थो पोजीशन। पैरा कौन सी होगी? पैरा B1 होगी, बी भी होगी। मेटा कौन सी होगी? C1। ये तुम्हारा खुद का था कि ये गुरुजी ने दिया है? अच्छा, ये चेंज कर लो अगर ये तुम्हारे गुरु हैं तो। ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है? बताओ बताओ बताओ। बी और B1। एग्जिस्टिंग ग्रुप के जस्ट बगल की जो पोजीशंस होती हैं वो होती हैं ऑर्थो। उसके बाद हाँ देखा देखा देखा। और जो जस्ट ऑपोजिट की होती है वो कौन सी होती है? पैरा पोजीशन होती है, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा समझ में आया? ठीक है। अब अगर हम बात करें फिनॉल की, तो फिनॉल कैसा ग्रुप है? आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें अगर कोई भी अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है आकर के, तो उसके पास अटैच होने के लिए 3 पोजीशंस हैं, ऑर्थो मेटा और पैरा। क्या हुआ? अब तुम लोग खुश हो गए वो खत्म हुए तो? बताओ बोलो। अच्छा हमसे पूछ लिया करो। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पर अटैच होगा? ऑर्थो पर, मेटा पर या पैरा पर? बहुत बढ़िया, ऑर्थो पर। OH ग्रुप कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। OH इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर अटैच होगा। सॉरी, यहाँ पर जो OH होता है इसके लोन पेयर्स माइग्रेट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड ब्रेक होता है। तो अगर तुम इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो तुम देखोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जनरेट होगी, यहाँ जनरेट होगी और
यहाँ जनरेट होगी। तो ऑर्थो और पैरा ये दो पोजीशंस ऐसी होती हैं जो रिच इन इलेक्ट्रॉन आती हैं जब हम OH का इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन कराते हैं या बॉन्ड ब्रेकिंग कराते हैं। क्योंकि ये तीन पोजीशंस ऐसी हैं जो रिच इन इलेक्ट्रॉन हैं, तो जब मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज यानी कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहाँ अटैच होगा, ऑर्थो पोजीशंस पर या पैरा पोजीशंस पर। तो याद रखना, फिनॉल के साथ जब इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन हो रही होगी तुम्हें ऑप्शंस दिए होंगे, तो तुम्हें भले ही कितना भी गलत लगा के आ जाओ पर कभी भी मेटा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मत बना के आ जाना, उस पर कम से कम टिक मत कर देना, ठीक है। ये एक बेसिक सी बात है। दो चार इलेक्ट्रोफाइल के नाम बताओ। वेरी गुड, NO2। कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन होगी ये, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। तो बेंजीन पर या किस पे रिएक्शन करा रहे थे, फिनॉल पर। फिनॉल पर हम इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराएंगे नाइट्रोनियम आयन, क्योंकि इस पे प्लस है तो ये कैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। NO2 प्लस के ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या और भी किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अच्छा ONO, तुम अच्छा ठीक है, ONO के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। NO2 इटसेल्फ सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है या न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और अगर नाइट्रेट के फॉर्म में हो तो वो वैसा भी करता है, कैसा भी करता है, हाँ। NO2 प्लस है तो नाइट्रोनियम आयन, NO2 माइनस नाइट्रेट है तो न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। नाइट्रेशन होगा किसकी प्रेजेंस में होगा, अरे आपस में मत बोला करो भाई, करवाओ रिएक्शन, बता दिया ना कौन सी पोजीशंस पर अटैक करेगा। चलो नाइट्रेशन करवाओ, NO2 प्लस की रिएक्शन हो रही है फिनॉल के ऊपर, एक बार होगी कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में और एक बार होगी डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में। प्रोडक्ट A क्या होगा और प्रोडक्ट B क्या होगा, बताओ। प्रोडक्ट B पिक्रिक एसिड होगा। मेटा एंड पैरा, चलो बताओ। पीछे तुम आंसर देख रहे हो कि तुम क्वेश्चन तुरंत लगा रहे हो, क्या कर रहे हो। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। ओ भाई साहब, क्वेश्चन लगाने के लिए दिए हैं, पीछे किए थे तो इस तरह तो सब किताब निकाल लेंगे, कहीं ना कहीं जवाब मिल ही जाएगा। अरे जो भी है खुद लगा लो अभी, क्या होगा। वैलिडेट ना करो तुम, आंसर बताओ अपना, बताओ आंसर क्या होगा। पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल की पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ, पहला बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड बनेगा। और किसी का कोई जवाब, फिनॉल बन जाएगा, एक और बने, किसी और का कोई जवाब है, क्यों नहीं है, क्या होगा बताओ, क्या फॉर्म होगा। वही होता है पिक्रिक, ये दोनों जवाब गलत है। चलो ये जितने भी सवाल आए, जवाब आए थे सारे गलत थे, वापस आ जाओ, ठीक, खुश हो। दोनों में से कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में से विगरस कंडीशन या स्ट्रॉन्ग कंडीशन कौन सी है, कंसंट्रेट एसिड का इस्तेमाल होना या डाइल्यूट एसिड का इस्तेमाल होना। तुम किसी रिएक्शन में कंसंट्रेट एसिड डाल रहे हो और डाइल्यूट डाल रहे हो, किस केस में रिएक्शन विगरस होगी, या स्ट्रॉन्ग रिएजेंट कौन सा है, कंसंट्रेट या डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड। कौन सा स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, कर रहा है ना, कॉन्सेंट्रेटेड। तो मल्टी सब्सटीट्यूशन किस केस में होगा या पॉली सब्सटीट्यूशन किस केस में होगा,
कंसंट्रेटेड HNO3 के केस में। तो पिक्रिक एसिड कहाँ बनेगा? जहां पर हम कंसंट्रेटेड एसिड यूज कर रहे होंगे। क्या होता है फॉर्मूला पिक्रिक एसिड का? पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? पिक्रिक एसिड अभी बताया था ना। हाँ, आईपीएसी नेम क्या है? आईपीएसी नेम क्या है? क्या 1 2 3 सीक्वेंस पोजीशंस पर नाइट्रो है? सीक्वेंस 1 2 3 का मतलब यही हुआ ना कि अगर ये 1 है तो ये 2 है तो ये 3 है। 1 2 3 का मतलब तो यही हुआ। 2 4 6 बेटा देखने का काम ना 1 हफ्ते का टाइम मिलता है, घर पे किया करो। ये इतना मुझे भी पता है बेटा, ये सब ये तुम कर रहे हो ना, ये सब आज से नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत हो गया। वाह वाह वाह, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए थे। चलो, इसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में एसिड जब भी हम बोलते हैं तो वहां पे हम क्या अज्यूम करते हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए? एसिड का फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री में क्या होता है? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3। आगे बोलो, CH3 CH2। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? वो एल्डिहाइड है, CHO। हाँ, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। एसीटोन लिख दे, तुम्हारे चक्कर में हम ही भूल गए। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH। तो जहां भी कहीं यूजुअली COOH होता है उसे ही हम कहते हैं कि वो एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। फिर भी हम HNO3 H2SO4 HCl को एसिड कंसीडर करते हैं क्योंकि वहां पर दूसरी डेफिनेशन इंप्लीमेंट करते हैं कि वो वाटर में H+ रिलीज कर रहे होंगे। एसिड के दो क्राइटेरिया हो गए, पहला ईदर प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप विच मीन्स COOH ग्रुप, या फिर जो H+ डिसोशिएट करे, H+ रिलीज करे। क्या यहाँ पर दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है? क्या यहाँ पर COOH ग्रुप प्रेजेंट है? इसका जवाब तो दे ही सकते हो, नहीं है, थैंक यू। क्या यहाँ पर H+ डिसोशिएट क्या यहाँ पर क्या यहाँ पर H+ रिलीज हो रहा है H2SO4 HCl की तरह? तो फिर इसे हम एसिड क्यों कहते हैं? वाई डू वी कॉल इट पिक्रिक एसिड? चलो, ये तुम्हारा सवाल है, इसका जवाब ढूंढ के रखना, नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना, ठीक है। ये तुम्हारा फन फैक्ट है आज का। हाँ, करो, गूगल करो, वाई पिक्रिक एसिड इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड, ठीक है। पिक्रिक एसिड को पिक्रिक एसिड क्यों कहते हैं बताना मुझे। डाइल्यूट HNO3 के केस में, ये तो बात हो गई कंसंट्रेट HNO3 की। जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे नाइट्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करने के लिए, तो दो पोजीशंस बताई थी, एक ऑर्थो पोजीशन, एक पैरा पोजीशन। तो अगर हम डाइल्यूट HNO3 डालेंगे तो हमें दो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक मिलेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और दूसरा क्या मिलेगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे तो हमें दो अलग अलग कंपाउंड्स मिलेंगे, प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड। अब अगर तुम लैब में रिएक्शन करा रहे हो और तुम्हें ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला, तुम इन्हें कैसे सेपरेट करोगे? बताओ, तुमने लैब में रिएक्शन कराई, तुमने अपने फिनॉल में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड किया और तुमने देखा कि तुम्हें दो तरह के प्रोडक्ट मिले हैं, एक ऑर्थो और एक प्रोडक्ट,
क्या करेंगे? क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो थोड़ा। अबे बताओ तुम कैसे सेपरेट करेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को? इतना मजा आ जाता है, कोई एक गलत बोल दे बस उड़ जाएंगे उसको लेके। चलो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? HCl डाल दें, फिर क्या होगा HCl डालेंगे तो? कहाँ है वाटर जोन जी? यहाँ से भी वाटर निकल जाएगा और यहाँ से भी वाटर निकल जाएगा, फिर क्या होगा? अलग करने तुम्हें ये दोनों, याद रखना। मुझे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एक बीकर में चाहिए और पैरा नाइट्रोफिनॉल दूसरे बीकर में चाहिए। कैसे अलग करके दोगे? अलग अलग क्या, बीन के अलग करोगे? कैसे अलग करोगे? हीट करा देंगे, वेरी गुड। कैसे हीट करने से क्यों अलग हो जाएंगे ये दोनों? हीट करने से अलग होंगे, उसने बोल दिया तुमने मान लिया। क्यों अलग होंगे? अभी भी किसी के दिमाग में कुछ जवाब आ रहा हो तो बता दो, बाद में मत बोलना हम यही बोल रहे थे, हम वही बोल रहे थे। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में कौन सी टाइप ऑफ बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है? ये जो आंसर इसने दिया है स्टीम डिस्टिलेशन या हीटिंग, सही जवाब है। डिस्टिलेशन से ही सेपरेट होगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में कौन सी बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में कौन सी बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है? कौन सी बॉन्डिंग है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में? ये हाइड्रोजन है, ठीक है। NO2 ग्रुप के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन, ये तो पहली क्लास की बात है मुझे जहां तक याद आ रहा है। हाइड्रोजन व्हेन अटैच्ड विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपोनेंट फॉर्म्स विच बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ऐड होता है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है? कौन सा बॉन्ड बनाता है? हाँ बोलो बोलो बोलो, सिंगल बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह का होता है। अब ये ऑर्थो का केस हो गया और ये हो गया पैरा का केस। पैरा सोल्यूशन में कोई एक ही मॉलिक्यूल तो नहीं होगा ना पैरा नाइट्रोफिनॉल का, और भी मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल ड्रॉ करें तो ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी है वो विद इन द मॉलिक्यूल है। एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अटैच कर गए और इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लिया। पैरा के केस में क्या हुआ? दो मॉलिक्यूल जब मिले, दो मॉलिक्यूल जब पास आए, तब उनके बीच क्या बना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कहते हैं और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कहते हैं? विद इन द मॉलिक्यूल होता है तो उसे क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच है तो वेरी गुड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर हम स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे या हीटिंग करेंगे तो कौन सा मॉलिक्यूल पहले इवेपोरेट हो जाएगा? लो बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा दोनों में से? ऑर्थो या पैरा? लो बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? ऑर्थो का। पैरा का। ऑर्थो का क्यों होगा लो बॉइलिंग पॉइंट? नहीं बेटा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो मॉलिक्यूल स्टेबल है। पैरा का क्यों होगा लो बॉइलिंग पॉइंट? ठीक है,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। एक गेम होता था, मुझे नहीं पता तुम लोगों ने खेला है कि नहीं, तुम लोग थोड़ा मोबाइल फ़ोन वाले बच्चे हो। एक गेम होता था, बचपन में खेलते थे बच्चे, वो चेन पकड़ के भागते थे, मतलब हाथ से ऐसे चेन फॉर्म करते थे और भागते थे, और जिसे भी वो छू लेता था, डैन डैन बोलते थे ना उसे, अब काट काट क्या बोलते थे मुझे नाम नहीं पता, होता था। फिर वो भी चेन बना के भागने लगता था साथ में, ऐसे चेन फॉर्म होती जाती थी भागने वाले बच्चों की। खेला है वो गेम, देखा है, खेला है, अरे वाह, धन्यवाद। किस चेन को तोड़ना मुश्किल है? जब तुम्हारे पास नंबर ऑफ बच्चे ज्यादा हो जाएंगे तो इज इट इजी टू ब्रेक दैट? तब तोड़ना आसान हो जाएगा। ये एज अ सिंगल मॉलिक्यूल भी इवेपोरेट होकर के बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे हीट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें एक बॉन्ड यहां से तोड़ना पड़ेगा और एक बॉन्ड तुम्हें यहां से तोड़ना पड़ेगा। इसलिए अगर ये किसी भी टेम्परेचर से 80 डिग्री पर अगर तुम पहुंचे, तुमने स्टीम डिस्टिलेशन परफॉर्म किया या तुमने हीटिंग स्टार्ट की और टेम्परेचर 80 डिग्री अराइज हुआ, 80 डिग्री तक पहुंचा, तो एक स्टेट ऐसी आएगी जब ये एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में यहां पर बॉन्डिंग कर कर एक यूनिट के फॉर्म में निकल जाएगा, स्टीम के फॉर्म में बाहर हो जाए। क्या हो बेटा? अरे तो हाँ, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, बेंजीन OH NO2, ये पूरी एक चीज है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वही सेम प्रोसेस यहां होने के लिए इसे दो बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तो दोनों में से लो बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? इसका होगा, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा। एज अ कॉन्सेप्ट भी याद रखना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑलवेज मोर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब जैसे ये नाइट्रोनियम आयन की रिएक्शन कराई HNO3 की प्रेजेंस में, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन थी, ऐसे ही हम की करा सकते हैं। मेटा तो बनेगा ही नहीं ना, ऑर्थो और पैरा में से, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में से, वहां पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मेजर होगा, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है, और वो ज़्यादा स्टेबल भी होता है। नहीं, हर चैप्टर में कॉन्सेप्ट चेंज होंगे, ठीक है। ब्रोमीन के साथ अगर ब्रोमिनेशन कराओ तब क्या मिलेगा? जैसे नाइट्रोनियम आयन के साथ अभी रिएक्शन कराई है, सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा? ऑर्थो पैरा पर होगा। एक रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन, पढ़ी होगी मेरे ख्याल से। क्या होती है कोल्बे रिएक्शन? पलट गए पन्ने सबके। क्या होती है कोल्बे रिएक्शन? नहीं, वो रिमटीमन है। कोल्बे रिएक्शन क्या होती है? पढ़ लो बेटा। तुम्हारा नाम तुषार है। क्या बनेगा प्रोडक्ट? यहाँ पे क्या बनेगा इंटरमीडिएट? NaOH के साथ सोडियम फिनॉक्साइड। नेक्स्ट स्टेप पे क्या रिएक्शन कराएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों बता दो। ये कोल्बे रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, लिखा होगा ही, मार्क कर लेना। इसका IUPAC नेम क्या होगा और कॉमन नेम क्या होगा? यार थोड़ा सा अगर 10-15 मिनट क्लास एक्सटेंड कर जाएगी तो कोई आपत्ति तो नहीं है तुम लोगों को? हाँ, क्या नाम होगा इसका? फिनॉल बेंजोइक एसिड। और किसी का कोई नाम देख के बताया है? अच्छा, वही मुझे लगा अगर तुमने देख के बताया तो फिर बड़ी बुरी हालत है। बताओ। हाँ, दोनों गलत हैं। वो तो कॉमन नेम है, चलो कॉमन नेम तुम्हारा सही है, सैलिसिलिक एसिड। IUPAC नेम क्या है? कॉमन नेम सही है, सैलिसिलिक एसिड है।
अभी क्लास खत्म होने के बाद मैं बताती हूँ कुछ। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड का IUPAC नेम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आता है दैट हाउ कैन यू प्रिपेयर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड फ्रॉम फिनॉल, तो बस तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज नथिंग सैलिसिलिक एसिड। और कौन सी रिएक्शन इंप्लीमेंट होगी यहाँ पर? कोलबे रिएक्शन। नोट कर लिया जिसे नोट करना था? कर लो। हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, नेक्स्ट रिएक्शन है रीमर टीमन रिएक्शन। इरेज कर दे। रीमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है? अभी तुमने बताया था किससे होगी रिएक्शन? क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन होगी। साथ में क्या रिएजेंट पड़ेगा? NaOH। क्या प्रोडक्ट बनेगा? रीमर टीमन रिएक्शन है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्लोरो बेंजीन। क्या प्रोडक्ट बनेगा? रीमर टीमन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है? अरे सुन लिए जी, क्लोरोबेंजीन। और किसी का कोई जवाब? वही सेम सेम क्लोरोबेंजीन, उतना होगा H। ONA, हाँ ठीक है। ONA के बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या नाम है इसका? वो लिख रहा है, पढ़ लो। क्या नाम है बेटा इसका? फिनॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? अरे भैया कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड, एसिड। कुछ कुछ जवाब है? एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। किसी दिन बेसिक से दिमाग लगाओ। मुझे प्रोडक्ट नहीं भी जानना है, मुझे मत बताओ प्रोडक्ट। ये जो फिनॉल है जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन प्राइमरी इन नेचर है या सेकेंडरी इन नेचर है? सेकेंडरी इन नेचर है, क्योंकि वो खुद 2 कार्बन से जुड़ा हो। तो इतना तो बेसिक दिमाग लगाते हैं कि एल्डिहाइड नहीं बनेगा, कीटोन बनेगा एटलीस्ट। अब बताओ फिनॉल का ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? वो प्रोडक्ट बता रहा है, बेंजोक्विनोन बनेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विल गिव यू बेंजो। लास्ट पोर्शन पर आ गए हम लोग, रिएक्शन ऑफ ईथर पर। ठीक है, अभी 10 मिनट मेरे ख्याल से ऑन टाइम ही खत्म हो जाएगा। कर दे क्या? अच्छा, रिएक्शन ऑफ ईथर में पहली रिएक्शन होगी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मूला आयोडाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होगा? ये कोई भी ईथर है, ठीक है, इसकी रिएक्शन तुम्हें करानी है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। क्या होगा इस कंडीशन में? क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ दो और HI का बॉन्ड तोड़ दो। एक प्रोडक्ट तुम्हें मिल जाएगा कार्बन और आयोडीन के साथ, और दूसरा प्रोडक्ट तुम्हें क्या मिल जाएगा? कोई भी अल्कोहल मिल जाएगा। रिमेनिंग पार्ट से किसी भी एक पोर्शन से तुम अल्कोहल बना सकते हो, दूसरे पोर्शन से तुम्हें आयोडाइड डेरिवेटिव मिल जाएगा।
कब? जब तुम्हारा ईथर सिमेट्रिकल होगा, मतलब एक कार्बन एक तरफ है, ऑक्सीजन के एक तरफ जितने कार्बन है ऑक्सीजन के दूसरी तरफ भी उतने ही कार्बन है, तो तुम किसी भी पोर्शन पे I अटैच कर सकते हो और दूसरे पोर्शन पे H अटैच कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक अनसिमेट्रिकल ईथर है, एक ऐसा ईथर लिखो जिसमें ऑक्सीजन के एक तरफ 2 कार्बन हो, ये वाला ईथर, ये इसकी रिएक्शन तुम्हें करानी है HI के साथ। वही ऑक्सीजन के एक साइड से ब्रेक करना है, ठीक है। पहली कंडीशन में 2 अलग अलग केसेस हैं, ठीक है। पहली कंडीशन में अगर तुम देखो, अगर तुम बॉन्ड को यहां से ब्रेक करते हो, मतलब ये वाला बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करते हो अगर, तो तुम्हें जो कार्बोकैटायन मिलेगा वो कैसा होगा? प्राइमरी इन नेचर, प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। अगर तुम बॉन्ड को यहां से तोड़ते हो तो तुम्हें कैसा कार्बोकैटायन मिलेगा? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। दोनों में से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है, प्राइमरी कार्बोकैटायन या सेकेंडरी कार्बोकैटायन? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल ईथर होगा तो हमें याद रखना है कि आयोडाइड डेरिवेटिव वो पार्ट बनेगा जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उस कार्बोकैटायन के पार्ट पे हम आयोडीन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये मेरा आयोडाइड डेरिवेटिव बन जाएगा और यहाँ पर हम H ऐड करके अल्कोहल बना लेंगे। दूसरी कंडीशन, दूसरे केस में क्या देखेंगे, ये भी एक अनसिमेट्रिकल ईथर है, एक तरफ 2 कार्बन है दूसरी तरफ 3 कार्बन है। अब अगर यहाँ पर हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ भी हमें प्राइमरी कार्बोकैटायन मिलेगा इस तरफ, और अगर हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो हमें कैसा कार्बोकैटायन मिल रहा है? प्राइमरी ही है, यहाँ भी हमको प्राइमरी कार्बोकैटायन ही मिल रहा है। तो जो हमने यहाँ पर एक रूल डिजाइन किया था अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए, कि अनसिमेट्रिकल ईथर के केस में हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बेसिस पे आयोडीन डेरिवेटिव बना लेते थे। सेकेंड केस में जब हम गए अनसिमेट्रिकल ईथर में ही, तो हमने देखा कि ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया, क्योंकि दोनों ही कार्बोकैटायन कैसे हैं? प्राइमरी इन नेचर, और प्राइमरी कार्बोकैटायन आर लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबिलिटी होती है प्राइमरी कार्बोकैटायन की। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा? यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा स्टेरिक हिंड्रेंस वाला। आयोडीन खुद में कैसा है, बल्की इन साइज या स्मॉल इन साइज? बल्की इन साइज। आयोडीन खुद बहुत बड़ा है, तो वो ऐसे पोर्शन के साथ अटैच होना चाहेगा जहां पर उसे स्टेरिक हिंड्रेंस कम मिले। अब इन दोनों में से कम स्टेरिक हिंड्रेंस का पोर्शन कौन सा है? 2 कार्बन वाला या 3 कार्बन वाला? 2 कार्बन वाला। तो आयोडीन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो सिमेट्रिकल ईथर के लिए तो बहुत ही इजी था, तुम ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करके एक तरफ I लगा देते थे, एक तरफ H लगा देते थे। अनसिमेट्रिकल ईथर के केस में 2 कंडीशंस अराइज होंगी, एक जहां पर तुम देखोगे कि क्या मेरा कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है या नहीं। अगर बन रहा है तो आयोडीन को स्टेबल कार्बोकैटायन के पास भेजो, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तब तुम आयोडीन को अटैच करोगे वहां पर जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। समझ में आया? लास्ट रिएक्शन ऑफ ईथर्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी कैसे होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। तो यहां भी तुम कोई भी रिएक्शन करा दो, अगर मैं नाइट्रोनियम आयन की रिएक्शन कराऊं तो कहां अटैच होगा नाइट्रो ग्रुप? ब्रोमीन की रिएक्शन कराएंगे तो ब्रोमीन भी ऑर्थो पैरा पे। CH3Cl की रिएक्शन कराएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल CH3 एल्काइल ग्रुप कहाँ अटैच हो जाएगा? ऑर्थो पैरा पे, ठीक है। तो ये था पूरा चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, प्रिपरेशन, रिएक्शंस एंड जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है। आज हम बोल देंगे सर से अल्कोहल फिनॉल्स की एक शीट मैंने उन्हें दे रखी है, मुझे नहीं पता तुम लोगों को सर्कुलेट हुई है या नहीं हुई है। आई ट्राई टू गेट इट सर्कुलेटेड टुडे, और कमिंग वीक में आई ट्राई कि 2 क्लासेस मिल जाएं। तो ऑर्गेनिक पे 2 ही चैप्टर बचे हुए हैं ना,
कार्बोक्सिलिक एसिड और एक नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स, वो दोनों भी कंप्लीट कर लेंगे। किसी को कुछ पूछना है? मेरे ख्याल से अभी तो बिल्कुल भी नहीं होगा तुम लोगों को कुछ भी पूछना, बस बाहर ही जाना होगा। तीसरा कौन सा? बायोमोलिक्यूल्स। हाँ बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मान लो या जनरल मान लो। किसी को चाहिए ये? चलो जाओ।